लीजिएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पर कोपेन को समझ लेते हैं, जिसके हिसाब से मान लिया अगर मेंस में क्वेश्चन बन जाए कि बुंदेलखंड में टाइप का क्लाइमेट होगा, इस टाइप से कुछ भी पूछेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, वो किसका है? वो माना जाता है। तो हेडिंग कर लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण बाय कोपेन। क्लासिफिकेशन और ये हम किसका ले रहे हैं? कोपेन का। ये मोर देन सफिशिएंट है, इसी के से आपका काम चल जाएगा, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो। तो बहुत ढंग से समझिएगा, जब कोपेन ने क्लाइमेट को समझाने की बात की तो आधार के रूप में दो चीजें ली हैं। एक तो आपका टेम्परेचर, तापमान, और दूसरा लिखा कि कितना हमें रेनफॉल मिलेगा या वर्षा मिलेगी। ये दो चीजें इन्होंने याद रखिएगा। जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है वो दो चीजों पर है, एक तो टेम्परेचर तापमान, दूसरा रेनफॉल या वर्षा। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, पीटीयूटी तो यही पूछ लेता है कि कोपेन का जो वर्गीकरण है किस पे डिपेंड है। यूपीएससी में पूछेगा, तो सिर्फ आपसे पूछ लेगा कि यूपी का जो है किस टाइप का क्लाइमेट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब हम कोपेन की बात करेंगे बिल्कुल जीरो से समझिएगा, कुछ इसमें ऐसा नहीं है, बट मन लगा के रखिएगा। दो चीजों पर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन, एक तो टेम्परेचर, दूसरा क्या है आपका। अब अगली चीज आपको समझना है कि इन्होंने क्या किया। कोपेन ने अपनी चीजों को डिनोट करने के लिए एक तो कैपिटल लेटर्स लिए हैं और दूसरा आपका स्मॉल लेटर्स। बात समझ लीजिए, है ना। जो पूरा जो टाइप है, जो प्रकार है, जो भी आप बताएंगे इसमें, उसका आधार क्या है? कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स। क्या मतलब इनका, वो आपको समझना है। क्या सब ठीक है? मनमोहन जी धीरे से लोग शो कर रहे हैं। खैर देखिए, तो कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स, क्या इसका मतलब है? तो डालिएगा हेडिंग कैपिटल लेटर्स। जो बड़े अक्षर इंग्लिश में कितने हैं वो आपको समझना है, सबका अपना मतलब है। कैपिटल लेटर्स की बात करें, फाइव लेटर्स के लिए दूसरा रेनफॉल या वर्षा। और इन सब बातों को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स का यूज किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कैपिटल लेटर्स में किस लेटर का क्या मतलब रहा है अकॉर्डिंग टू कोपेन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए। अब ए का मतलब क्या है वो आपको समझना है। अगर किसी भी जलवायु को, किसी भी क्लाइमेट को, और आप आज देखिएगा इन पांचों में से यूपी के लिए कौन सा सही रहेगा या इंडिया के लिए, खुद ही आप बताएंगे। ठीक है, तो जरा समझिए बात। ए में आप लिखिएगा जो भी ए टाइप का होगा, इसमें मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, आर्द्र उष्ण जलवायु या उष्ण आर्द्र जलवायु। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगभग रहता है 18 डिग्री पर मंथ के हिसाब से। औसतन एक महीने का तापमान 18 डिग्री रहता है। तो 18 पे क्या कोहरा गिरेगा या सर्दी होगी? नहीं होगी ना, ठंड नहीं होती। मतलब यह है कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर गर्मी नहीं होगी, या होगी गर्मी। 18 डिग्री है, कोहरा नहीं गिरेगा, यहाँ सर्दी नहीं होगी। गर्मी लगा रहे हो, एसी मत याद करिए,
जरा समझिए, जहां पर ये औसत है, इट मीन्स कि जनरली आप देखेंगे बड़े एरिया में से ज्यादा ही रहेगा, है ना। तो मतलब अगर आप एवरेज की बात करें, इट मीन्स कि यहां पर शीतकाल का अभाव होता है, नो विंटर। लिख लीजिएगा, यहां पे क्या होगा, नो विंटर, शीतकाल का अभाव होता है। और एरिया अगर आप देखें, अगर कहीं कैपिटल ए लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहां पर पूरे साल टेम्परेचर आपको ठीक ठाक मिलेगा। मतलब यह है यहां पर क्या हो जाएगा, विंटर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या मैं कर्नाटक में अगर जाऊं और लिख सकता हूं ए टाइप की क्लाइमेटिक बेल्ट है, क्योंकि वहां पर क्या है, कोहरा नहीं गिरेगा। समझ लीजिए आप बात, है ना। तो मतलब एक इसकी पहचान क्या है कि यहां पर विंटर नहीं होता है, शीतकाल का क्या होता है, अभाव होता है। आगे देखिएगा, बहुत आराम समझना। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये रीजन आपको मिलेगा। ये अगर आपका ग्लोब है, बहुत मन से चीजों को समझिएगा। ये 0 डिग्री है, ऊपर नॉर्थ में 5 डिग्री नॉर्थ एंड नीचे 5 डिग्री साउथ। इस पूरी बेल्ट में जिस टाइप का क्लाइमेट होता है उसको हम ए टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कोपेन। आपके मैप पर मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक का जो एरिया है, इसमें किस टाइप का क्लाइमेट होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखें अगर तो ए टाइप का। मतलब इस पूरी बेल्ट में सर्दी नहीं होगी। और कुछ बात समझ आ रही, ठीक है। उसके बाद देखिए बी टाइप में क्या होगा। कैपिटल लेटर्स कोपेन ने लिए हैं, इसमें एक एक लेटर का अपना मतलब है। अगर ए टाइप का कहीं क्लाइमेट है तो यहां पर खास बात क्या है कि पूरे साल सर्दी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। और ये लगभग आपको 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में आपको मिलेगा, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास जो क्लाइमेट है वही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा लिखिएगा बी टाइप। अगर हम बी टाइप की बात करें तो इसमें क्या होगा। अब एक बात समझिए, बहुत मन से चीजों को समझिएगा। यूपीएससी पीटी हो या मेंस हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। इस बार तो ऑप्शन में पूछा गया था, तो आपको समझना है। जैसे अगर आप, ये आपका ग्लोब है और मैं सिर्फ मतलब नॉर्थ साइड लेता हूं ना, उत्तर की तरफ ले रहे हैं, क्या है कि ये 5 डिग्री है ना, यहां पर तो हमें पता है कि ये अलग टाइप का क्लाइमेट। अब इससे ऊपर जैसे आप जाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। टेम्परेचर यहां पर मान लीजिए बढ़े, गर्मी है ना, और टेम्परेचर यहां पर भी है। अंतर क्या दोनों में देखिए जरा, यहां पर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी बारिश हो जाती है लगभग, यहां पर बारिश भी हो जाएगी उस तरीके से, है ना। लेकिन जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन उतनी वर्षा नहीं होती, उतना रेनफॉल यहां पर नहीं होता है। देखिए यहां पर खास बात क्या है, इस वाली बेल्ट में जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, यहां पर आपको वर्षा ठीक ठाक मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर 18, अगर वर्षा ना हो तो ये 25 के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहां पर बारिश वारिश हो जाती है। लेकिन इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन बारिश कम होती। मतलब क्या है कि अगर आप देखें जो वाटर बॉडीज हैं, जो महासागर हैं, सागर है, समुद्र हैं, तो यहां से क्या वाटर वेपर्स तो ज्यादा बनेंगी, पानी उड़ जाएगा, गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वर्षा होती है कम, तो एक गर्म एरिया होता है। ये भी गर्म एरिया थोड़ा सा रहेगा लेकिन अलग टाइप की, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना, इस टाइप का। तो हमारे यहाँ क्या वेस्ट बंगाल में अगर आप आएंगे या जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर इसी टाइप का क्लाइमेट आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ये मैं इंडिया क्यों रिलेट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए भारत में एक जैसा क्लाइमेट नहीं है। ये जैसे आप केरल से ऊपर बढ़ेंगे हर स्टेट का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा लिख लीजिएगा इसमें क्या क्या फीचर्स, क्या पहचान होगी। तो इसमें लिखेंगे पहला, एक तो यहाँ पर क्या है, वाटर पेपर्स ज़्यादा है, बारिश उतनी नहीं होती है, तो इसीलिए कई बार इसको लिखा जाता है ड्राई क्लाइमेट। ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र भी माना जाता है, शुष्क जलवायु होता है, ठीक है। तो ये ड्राई क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर खास बात क्या है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और मतलब तापमान आपका ज़्यादा हो जाएगा और वर्षा कम होती है। रेनफॉल की बात करें, ये आपको कम देखने को मिलेगा, सॉरी वर्षा कम है, सॉरी रेनफॉल कम है, वर्षा कम होती है। लेकिन हवाओं में ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पर, तो
अजीब सा होता है, बीमारियां ज़्यादा हो जाएंगी इस एरिया में ना, मतलब रहने के लिए बहुत अच्छा मतलब ये क्षेत्र नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे सी टाइप, ड्राई क्लाइमेट नहीं, ह्यूमिडिटी अलग चीज़। देखो ड्राई क्या, यहाँ पर बारिश से मतलब होता है, ह्यूमिडिटी से नहीं होता है। देखो यहाँ ड्राई का मतलब क्या होता है, बारिश से होता है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो ड्राई मतलब सिर्फ रेनफॉल से होता है। अगर बारिश नहीं होगी तो मतलब वो ड्राई ही एरिया रहेगा। जैसे आप देखिए राजस्थान को कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर, या जैसे आप जुलाई के आसपास बात करते हैं, जुलाई में क्या होता है कि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। नहीं एरिड वो आप ड्राई लिखिएगा, वो एरिड अलग जोन में आप चले जाएंगे। फिर देखिए ड्राई का मतलब क्या होता है कि जब क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट मतलब क्या है, उसमें वेजिटेशन, अगर मान लिया ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या वो पानी हमारे काम का है जब तक आपको सरफेस नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप देखें, चाहे आप कोपेन की बात करें, है ना, ये हमेशा इसको ड्राई ही लिखेंगे और ड्राई ही लिखा जाना चाहिए। पानी आपके काम का थोड़ी है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, ये ड्राई क्लाइमेट है ना, शुष्क जलवायु है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कई जगह ऐसी जहां पर आपको ड्राई क्लाइमेट मिलेगा। राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, गुजरात का एरिया है, यहाँ आपको ड्राई क्लाइमेट मिलेगा। आगे देखिएगा सी टाइप। अब सी पे थोड़ा रुकिएगा क्योंकि यहाँ से आपको हो सकता है इंडिया का कुछ हिस्सा फिर से मिल जाए। देखिएगा यहाँ पर क्या है, मॉइस्ट, और ये कोपेन का है भाई, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं, जो उनका है वही है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, नाम पूरा लिख लीजिएगा। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान की अगर बात करें, इस क्षेत्र का जो तापमान है वो आपका रहेगा 8 to 18 डिग्री वार्षिक, मतलब यहाँ पर ईयर के हिसाब से लिया है। औसत क्या है, वार्षिक, एनुअल एवरेज निकाला है, वार्षिक औसत है ये। अब आप एक चीज़ बताइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, क्या आपके यहाँ ये रेंज फंस रहा है 8 डिग्री से 18 तक, मतलब औसतन, है ना। अब जब देखिए कोपेन ने जब निकाला होगा उसमें टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, तो दिमाग मत रखना सर यहाँ तो 40 हो जाता है, वो एक स्पेशल केस है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात करें तो ये जो सी टाइप का क्लाइमेट यूपी में पाया जाता है। आप खुद देख लीजिएगा, क्या इस रेंज में आप हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट वेव को हटा दीजिए, वो मत दिमाग में रखिएगा। तो यूपी के क्लाइमेट में आप कैपिटल सी डिनोट करेंगे। यूपी है, बिहार में भी यही मिलेगा। आप देखिए बिहार के आपके पास है ना, तो बिहार में भी कैपिटल सी मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद में डी टाइप। अगर हम डी टाइप क्लाइमेट देखते हैं उसको जरा देखिएगा, है ना। अच्छा, जो हमारा सी टाइप है, क्या इसमें विंटर सीजन रहेगा, क्या समर सीजन रहेगा, दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें याद रखिए। आगे लिखिएगा मॉइस्ट, इसमें जो टेम्परेचर है, तापमान है, -3 डिग्री टू 10 डिग्री। आप बताओ भारत में क्या ये रेंज कहीं मिलेगा आपको देखने को, मिलेगा। मतलब भारत में इस टाइप का क्लाइमेट भी मिलेगा, है ना, आप देख लीजिएगा। तो हाँ, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें
या जो आपका हॉटेस्ट मंथ होगा, सबसे गर्म महीना जो होगा, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री या थोड़ा सा अधिक, मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन क्यों लिखी, मतलब यहां पर सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री या 10 डिग्री से अधिक। इसका मतलब क्या दे रहा देखिएगा, पानी बर्फ में जमता है, मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री। तो आप जरा समझिएगा, ये तो -3 है, मतलब यहां पर आइस कवर रहेगा, लेकिन जो गर्म महीना है उसमें टेम्परेचर कितना होगा, 10 या उससे अधिक। तो ये वो कंडीशन है जहां पूरे साल आइस कवर नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको आइस कवर देखने को मिलेगा। ये वो एरिया है, बात समझ आई आपको। अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे चिनूक लोकल विंड्स हैं, रॉकी माउंटेन के पास में चिनूक गर्म हवाएं हैं, जिनको आइस ईटर भी कहते हैं, हिमभच्छी भी कहा जाता है। पहले उनके चलने से पहले मौसम क्या होता है, एकदम नेगेटिव टेम्परेचर रहेगा। जैसे वो हवाएं चलेंगी तो ग्रासलैंड क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मतलब क्या है, ये वो एरिया है जहां पर आइस कवर रहता है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सीमित समय के लिए बर्फबारी नजर आती है, पूरा एरिया किससे ढक जाता है, बर्फ से ढक जाता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो आइस कवर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या इंडिया में इस टाइप का क्लाइमेट कहीं मिलेगा, अरे बिल्कुल मिलेगा, है ना। बात जरा समझ लीजिएगा, भारत की विशेषता यही है कि हमारे यहाँ आप देखिएगा बहुत सारे टाइप के क्लाइमेटिक बेल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा, कोपेन बुक्स में पढ़ेंगे, कंफ्यूजन बहुत रहता है। और याद रखिएगा जो कोपेन ने बताया है वही सब है, और इसी को आप लिखना, बात मत करिए प्लीज पीछे, है ना। तो जरा समझिए। अच्छा, ये सब चीजें काम, आजकल एग्जाम का लेवल आपने देखा नहीं, इसका मतलब, वरना बात करना भूल जाएंगे। जो सीरियस लोग हैं और जो लोग एग्जाम में 2 घंटे बैठ के आए उन्हें पता होगा अरे ये क्या हो गया। अगर आप सोचो एक बार करना है, अरे ये क्या हो गया, तो ठीक है, जिंदगी भर यही करना 6 साल, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। घर वाले बोले बेटा ये क्या हो गया, शादी करो निकलो, खत्म बात। और एग्जामिनेशन क्रैक करना इतना आसान है नहीं। आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब चाहे आप कोई एक बुक उठा ली, उसे रटे जा रहे हो, मेरा काम हो जाएगा, वो जमाने जा चुके हैं, ठीक। तो भाई बहुत, और पेपर जो लोग नहीं दिए ना, प्रिंट आउट निकालिए, घर पे बैठ के कसम खा के बैठिए कि अपने मन से करेंगे। जो लोग गए हैं एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम देके, उनसे पूछिए कैसा रहा, वो बताएंगे, है ना। तो एग्जामिनेशन के बाहर हॉल में बैठ के, और आप लोग कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो आई होप सिलेक्शन के लिए किए होंगे, मतलब लगभग यही उम्मीद है कि शायद सिलेक्शन लेने के लिए आए होंगे। तो भाई फिर सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मस्ती का कोई चक्कर नहीं। आगे देखिए ई टाइप क्या है। अब मान लिया हम लोग कहाँ पर हैं, कश्मीर में है, कश्मीर से अब ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो ई टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्लास में बात कर कैसे लेते, है ना। पहले मेरे टाइम पर, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, उस समय कोचिंग करने से पहले 6 महीने लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे, यूपीएससी को समझते थे। और कोचिंग मतलब ये होता कि एक एक बात को सुनना, समझना और होमवर्क करना, है ना। तो आप कट ऑफ देखिए ना पुराना कितना है, अभी तो कट ऑफ कुछ है ही नहीं। और आप देखिए पुराने टाइम के जो लोग हैं उसमें जो सीरियस होकर रहे होंगे, वो कई कई बार बेचारे इंटरव्यू देके बैठे हुए, उसमें कंपटीशन लेवल इतना शानदार था। और जो बीए करके आते हैं ना लोग, उनके पास नॉलेज लेवल, आईआर आपके लोगों से ज़्यादा वो जानते हैं। उस जमाने में कोई मिल जाए ना तैयारी की, उससे बात करना, 4x4 के कमरे में बैठ के न जाने कितनी बुक्स पढ़ जाते थे वो। इंटरव्यू पैनल वाले भी थक जाते, ये क्या बताया जा रहा, आप प्रोफेसर बनिए, आप जो है आईएएस बने, कैसे काम चलेगा। और अभी लोगों को पता नहीं आईआर क्या है, जो टीचर ने लिखा दिया 2 लाइन वही रटे बैठे आईआर ये है। तो बात जरा समझिए, इसका मतलब क्या है कि इंटेंशन थोड़ा क्लियर करिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये और कोई एग्जाम नहीं भाई, बीए में नहीं है। देखिए जब ई टाइप के क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहां पर इसको ध्रुवीय जलवायु कहते हैं, पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय जलवायु। पहचान इसकी क्या है भाई, यहां पर सबसे जो गर्म महीना होगा, है ना, सबसे गर्म महीना, हॉटेस्ट मंथ,
इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा लेस देन 10 डिग्री रहेगा, 10 डिग्री से कम ही रहेगा। मतलब क्या है, अगर इस एरिया में आइस कवर हो गया, एक बार बर्फ आपको देखने को मिल गया, ये पूरे साल नजर आएगा। इस टाइप का क्लाइमेट भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। आर्मी वालों से पूछिएगा, वो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पूरे साल क्या रहता है, बर्फ रहता है। तो भारत की विविधता क्या है आप देखिएगा। तो क्या मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं, देखिए ए टाइप में एक बात लिखी थी कि यहां पर नो विंटर, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं यहां क्या हो जाएगा, नो समर, यहां ग्रीष्म काल का अभाव होगा, है ना। तो ये 5 कैपिटल लेटर्स का क्लासिफिकेशन है कोपेन का। आप देख लीजिएगा केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, क्या आपको ये पांचों टाइप लगभग आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। क्या ई टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में, देखिए बिल्कुल आपको मिलेगा। क्लियर है। अब लिखिएगा स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स की बात करेंगे। हाँ प्लीज, नहीं अभी रुक जाइए, अभी लिखिए, अभी बताएंगे बाद में, पहले लिख लीजिएगा। देखिए ये पांचों टाइप अभी बस देख लीजिएगा, जो कंडीशन बताई है ना, तो केरल से लेकर के आप कश्मीर तक आइए, तो क्या आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हर जगह आपको मिलेगा। अब यूपीएससी याद करिए, अगर आपको यूपीएससी पीटी देना है तो याद करिए, कई बार पूछा जाता है कि यहां पर किस टाइप की क्लाइमेटिक बेल्ट मिलेगा, विषुवतीय कहां पर मिलेगा, या जो भी है वो यहीं से निकलेगा क्वेश्चन। आगे देखिएगा स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स जब कोपेन बात करते हैं तो वो देखिए कौन कौन से लेटर्स का यूज किया गया। तो ये सब स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। ठीक, और एक स्पेशल टाइप का जो डिवीजन है वो सिर्फ स्पेशल है, और ये आपको इंडिया में वो भी आपको उत्तर प्रदेश में लिखना पड़ेगा, इसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। जी टाइप स्मॉल जी है ना। अब देखते हैं इसमें आप सबसे पहले स्मॉल एफ लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। आप खास बात क्या है कि जब आप रेनफॉल की बात करेंगे, देखिए जो कैपिटल लेटर्स हैं उसमें उन्होंने टेम्परेचर के हिसाब से चीजें दिखाई हैं आपको, देखिए है ना। कैपिटल लेटर्स में क्या टेम्परेचर की बात करते हैं, स्मॉल लेटर्स में क्या बात करेंगे, रेनफॉल आपको ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रेनफॉल की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पर एवरेज निकालें, औसत एवरेज, या सबसे कम कितनी होगी, तो हर साल 6 सेंटीमीटर, ये सबसे कम बारिश होगी। 6 सेंटीमीटर मतलब होनी ही होनी है, मतलब पूरे साल बारिश होगी। एवरेज मतलब अगर आप देखें, सॉरी एवरेज नहीं, आप इसको ना एवरेज नहीं, इसको लिखिएगा लोएस्ट रेनफॉल, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा वो होगी 6 सेंटीमीटर, सबसे कम 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि बारिश लगभग पूरे साल होनी है। ये वो एरिया है जहां पूरे साल बारिश होगी। अगर बारिश पूरे साल होगी तो नेचर ऑफ फॉरेस्ट, वन जो होंगे वो एवर ग्रीन फॉरेस्ट होंगे, सदाबहार वन होंगे। कुछ बात समझ आई आपको नहीं। एफ टाइप के फीचर क्या है कि सबसे कम वर्षा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और खास बात क्या, पूरे साल बारिश होगी। सबसे कम कितना, 6 सेंटीमीटर, मतलब बारिश तो होनी ही होनी। और ऐसा कोई भी एरिया जहां पूरे साल बारिश होगी तो नेचर ऑफ फॉरेस्ट विल बी एवरग्रीन, सदाबहार वन यहां पर होंगे। तो लिख लीजिएगा यहां पर फॉरेस्ट क्या होंगे, एवरग्रीन सदाबहार वन। इंडिया में आपको कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा, हमारे यहाँ क्या सदाबहार वन भी है। तो इसलिए भारत महान है, भारत जैसा कोई नहीं। हमारे पास में क्लाइमेटिक अगर आप देखें इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना। उसके बाद देखिएगा स्मॉल एम, कुछ बात समझ आई आपको नहीं, स्मॉल एम।
अब स्मॉल एम की बात देखिए, थोड़े मेहनत का काम है, घर पे जाके एक बार जरूर फिर से देख लीजिएगा। स्मॉल एम की बात करें, जो एम टर्म है ये डिनोट करता है मानसून को। एम मतलब मानसून। और आप देखिए, क्या आप इंडियन ज्योग्राफी में मानसून पढ़ते हैं? मानसून का सीधा संबंध किससे है? इंडिया से है। देखा जाए तो मानसूनी टाइप जलवायु कहाँ मिलेगी? इंडिया में मिलेगी। अब पहचान क्या है इसमें देखिएगा, इस टाइप की क्लाइमेट अगर हम बात करें तो बारिश के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। यहां पर जो सबसे कम लोएस्ट रेनफॉल लिखिएगा, लेस देन 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जो सबसे कम बारिश वाला महीना होगा, है ना, जो ड्राई मंथ होगा आपका, मोस्ट ड्राई मंथ है ना, सबसे शुष्क माह होगा, वहां पर 6 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। बारिश थोड़ी कम है, बारिश होगी लेकिन कम होगी। तो जो वनस्पति है, पहले कौन सा वन था आपका? सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट, अभी हो जाएगा डिसीडियस हो जाएगा, पतझड़ वन आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो नेचर ऑफ फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? डिसीडियस या पतझड़ वन। उसके बाद देखिएगा आप स्मॉल एस की बात करेंगे। देखिए ये चीज अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पूरे इंडिया को आप ढंग से समझ पाएंगे ना, बहुत हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बट यह है कि ये सब चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए। इसके बाद सॉरी, अच्छा स्मॉल आपका यस है, यस लिखेगा क्या यहां पर? समर ड्राई, समर ड्राई रहेगा, मतलब शुष्क ग्रीष्मकाल, गर्मी में वर्षा नहीं है, और विंटर रेन, शीतकालीन वर्षा। है ना, ये खास बात समझिए, किसकी है? स्मॉल डब्ल्यू की। आप देखिए, सॉरी हम लोग ये इसकी बात करें, डब्ल्यू बात करें। देखिए इस टाइप की चीज क्या आपको इंडिया में दिखाई देती है? ऐसा कुछ एरिया है जहां पर ठंडी में बारिश हो? नहीं, वो एक अलग मसला है, लौटते मानसून वो चीज अलग है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उसका सोर्स क्या है? बादल आते कहां से? मेडिटेरियन सी। इसका मतलब इस टाइप की जलवायु क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। समझ आई बात नहीं? तो ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये कहां देखने को मिलेगा? मेडिटेरियन सी के पास में, भूमध्य सागर के पास में। तो ये कहां, इसका रीजन, मेन रीजन क्या रहेगा? लिख लीजिएगा, मुख्य क्षेत्र क्या है? भूमध्य सागर। क्या फिर से ये ऑफ हो गया? अभी बोला था ये एक बंदा यहां रेगुलर रहे। क्या है? इब्राहिम लोधी इसलिए हार गया था, याद है ना, बाबर इब्राहिम का केस। बाबर के पास सिर्फ 20,000 लोग थे और सबके सब सैनिक। इब्राहिम के पास 1 लाख। तो इब्राहिम पूरे कॉन्फिडेंस में था, यूं गया, यूं लपेट के आया बाबर को। और उस 1 लाख में क्या थे? 60,000 लोग वो थे जो सेना के लोगों का ध्यान रखते थे, लड़ते नहीं थे। वहां तलवार चली, चाय बना रहे बैठे हुए। बाबर के 20,000 वो सबके सब लड़ाकू थे। 2.5 घंटे में मैदान क्या हो गया? और इब्राहिम को मैदान में ही पढ़ा होगा। तो इसलिए जो है, इसलिए बोलता हूँ सिविल सर्विस तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बार जीवन में सबको करनी चाहिए, मतलब मन से करनी चाहिए। नहीं बैग उठाया, क्लास में बैठ गए, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप रिप्लाई कर रहे, कहीं नहीं क्लास में फंस गए, समझ कुछ नहीं, ये सब रिप्लाई करते हैं ना लोग, ऐसे खेल चालू रहता है। नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं दिल्ली में तो बाहर कर देता हूँ, क्लास के एकदम बाहर। मतलब अपना नाम खराब करो, मेरा भी करोगे। एक तो जादूगर टाइप लड़का आ गया था 1 साल पहले,
उसके शरीर कई सारे टैटू बने हुए, कान आन में बहुत सारी चीज़ें पहने हुए, और डैमेज जीन्स, खतरनाक डैमेज। एक तो डैमेज होती है, एक बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो हमने कहा क्लास में आप निकल जाइए ज़्यादा अच्छा, बाकी मैनेजमेंट से बात करिए। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये आपका मतलब दुनियादारी से अलग। कभी देखा आप सोचिए आईपीएस ऑफिसर डैमेज जींस पहने हुए टहला, सोच के देखिए कैसा लगेगा, है ना। ये सब चीज़ें ठीक है, कुछ करना वो अलग बात है, लेकिन क्लास एक्चुअली में लोग जो सीरियस होते हैं उन्हें पता है। यहाँ पर मतलब जो 1-1.5 साल का टाइम आप देंगे, इसमें चीज़ों को सीखिए। सिलेबस पूरा मत करिए, वो तो पूरा हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें क्या क्लास चल पाएगी? नहीं, इसका ध्यान, अरे लाइट आए या जाए लेकिन ध्यान रखा करो, तो डिस्टरबेंस होगा तो फ्लो खराब होता है। ये मैप आपने बनाया है डिस्ट्रिक्ट वाला, यूपी का? नहीं नहीं, ये किसका है? आप अच्छा प्रिंट आउट निकाला है, गुड। अब आई होप क्लास चल जाए, है ना। चलिए ठीक है। क्या कर रहे थे अभी हम लोग लास्ट में? किस टाइप की बात कर रहे थे? यस टाइप। तो यस टाइप हमने क्या लिखा था? समर ड्राई रहेगा, और बारिश कब होगी? विंटर में। आप सोच के देखिए इंडिया में इस टाइप की बारिश मिलेगी आपको? अगर आपसे कहीं मान लीजिए पूछ ले, यूपीएससी पूछ सकता है, पीसीएस नहीं पूछेगा, कि हरियाणा की बात करें, सहारनपुर की कोने की अगर बात करें, तो वहां पर आप स्मॉल एस को डिनोट कर सकते हैं, है ना, अगर इस तरीके से वो पूछ ले तो। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला टाइप लिखिएगा स्मॉल डब्ल्यू। यहां पर विंटर ड्राई एंड समर रेन। मतलब क्या है? शुष्क शीतकाल एंड आर्द्र ग्रीष्मकाल। ठीक है, गर्मी में वर्षा होती है। अब आप यूपी में बताइए, क्या यूपी में ऐसे बूंदाबांदी वाली बात हम लोग नहीं कर रहे हैं? क्या यूपी में ये सीन देखने को नहीं मिलता आपको? तो देखिए, कैपिटल लेटर्स में हमने बोला था कि यूपी में हम सी रखेंगे, याद करिए। क्या स्मॉल लेटर्स में हम डब्ल्यू लिख सकते हैं? तो दो चीजें तो निकल आएंगी, है ना। एक स्पेशल चीज मैंने आपको बताई थी स्मॉल लेटर्स में, कि हमें क्या लिखना है? जी, बताया था। गैंगेटिक प्लेन के कारण जी लिखा जाता है, तो CWG, या कई बार आपको इस तरीके से लोग लिख देते हैं, वो एक ही बात है ना, जैसे भी लिखा जाए। मतलब ये है यूपी का क्लाइमेट। समझ आई बात नहीं? कोपेन के अकॉर्डिंग यूपी का क्लाइमेट ये है। क्या बात समझ आई आपको? नहीं, अपने उत्तर प्रदेश का ये क्लाइमेट है, तो नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सी, कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू एंड जी। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब स्मॉल एच की बात करें, इसका मतलब है ये उष्ण जलवायु या उष्ण जलवायु, है ना। यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? हॉट रहेगी। मतलब जो टेम्परेचर है, जो तापमान अगर आप देखें, है ना, वो हमेशा इस पूरी जलवायु में जो एवरेज टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, वो रहेगा आपका मोर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री से अधिक। पूरे साल मोर देन 18 डिग्री, 18 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहेगा।
तो ये भी आपको मिल जाएगा, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, है ना। आगे देखिएगा, उसके बाद में स्मॉल के मतलब कूल। अब उन्होंने लिखा है के को कूल, तो आप भी लिखिएगा। अब अगर हम के की बात कर रहे हैं तो ये कूल इसलिए लिखा है, एच के रेफरेंस में लिखा है। यहां पर आप देखिएगा जो क्लाइमेट है वो कूल क्लाइमेट रहेगा, और जो एवरेज टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है यहाँ का, वो रहेगा आपका लेस देन 18 डिग्री, 18 डिग्री से कम रहता है। और स्मॉल ए, लास्ट में क्या लिखा था आपने, स्मॉल ए लिखा होगा, और स्मॉल बी, एक एक लाइन बस दोनों की आपको याद रखना है। ए मतलब यह है कि जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो हो जाएगा मोर देन 22 डिग्री, और यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर की बात करें वो आपका लेस देन 22 डिग्री। ये दो चीज़ें। अब इसके हिसाब से अगर यूपी के हम लोग बात करें, यूपी में अगर आप लिखना चाहें तो एक तो CWG लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप CWA लिख सकते हैं, ठीक है। यूपी की अगर बात करें तो जी भी लिखते हैं, क्योंकि क्या है, गैंगेटिक प्लेन की बात करें, है ना। और अगर मान लिया जी नहीं लिखना है तो आप ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो लगभग क्या 22 से ज़्यादा ही रहता है ना। जी गैंगेटिक प्लेन अपडेशन मतलब टेम्परेचर नहीं लिखते, वो गैंगेटिक प्लेन के लिए डिनोट किया है, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। ये है ना, कोपेन के हिसाब से हमारे यहाँ लोगों ने लिखा है, मतलब इंडिया के साथ, इसीलिए मैंने क्या बोला, जी को स्पेशल डिनोट किया है कि वो सिर्फ कोपेन के हिसाब से जी जो है वो गैंगेटिक प्लेन में बनता है। जैसे आरसी कोपेन का नहीं है, कोपेन गैंगेटिक प्लेन की बात नहीं करते, वो दुनिया का दिया उन्होंने, लेकिन उनके हिसाब से गैंगेटिक प्लेन को जी हमारे लोगों ने दिया है ना, ये चीज़ें जी। एक्चुअली में क्या, सहारनपुर से लेकर बलिया तक अगर आप आएंगे, जो वेरिएशन है क्लाइमेट में उसको एवरेज रूप में जी डिनोट कर दिया गया, एक से एक साथ कुछ भी नहीं है ना। बारिश का अगर देखें वो भी डिफरेंस आपको मिलेगा, मिट्टी के अलग अलग टाइप, हर चीज़ें अलग हैं, तो ये चीज़ें हैं ना, कोपेन ने नहीं दिया, उनके पैरामीटर्स पे हमने डिनोट किया। तो जरा देखिए आप, है ना, अगर आप देखिए यूपी स्पेशल की बात करें तो आपको CWG जरूर लिखना है ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपैक्ट किसका है, गैंगेटिक प्लेन का है। और फिर आपको ये भी बता देना है कि ओवरऑल हमारे यूपी का क्या बन जाएगा, CWA भी हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आपको बताना है। बात समझ आई कुछ नहीं। तो हमें क्लाइमेट की अगर बात करनी है तो ये रहा आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, पूरे इंडिया का इसमें कवर हो जाएगा। अब जहाँ का एग्जाम देना है आपको इसी तरीके से दे दीजिएगा। यूपीएससी मेंस इस बार आया था, है ना। अगर आपका टाइम अच्छा है तो पूछ लेंगे कोपेन का क्लासिफिकेशन क्या है, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा उठा के ऐसे लिख देना है, बात खत्म। चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस मेंस हो, कुछ और करना ही नहीं, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। एक कुछ समझ आया नहीं है, घर पे जाके एक बार और पढ़ना, ठीक है ना, तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब जरा देखिए, हम लोग बात करें क्लाइमेट की, जलवायु की, तो देखिए जरा, यहां मुझे आपको बस ये समझाना था कि यूपी में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको एक मैप बना के दिखा रहा हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में जितने थिंकर्स अभी आपको मिलेंगे, थोड़े थोड़े दो चार मैं बताऊंगा इसमें। यूपीएससी में तो आप सारे पढ़ते होंगे, तो प्रॉपर ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उनकी ही बात आपको लिखनी होगी, उसमें अपना कुछ नहीं, जो बोल के चलेगा वही लिखना, ठीक है। देखिए जरा, जब आप यूपी की बात करें, पहले समझ लीजिएगा, अगर हम मान लिया
ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर ऐसे आते हैं तो क्या क्लाइमेट चेंज होगा, नहीं होगा? होगा। अच्छा, अगर हम मान लिया साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं तो क्या क्लाइमेट चेंज होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप देखिएगा, क्या वेजिटेशन वनस्पति की बात करें, जो तराई में आपको ट्री एंड प्लांट्स मिल जाएंगे, क्या आपको प्लेटू रीजन वही मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। क्या आपको जो सहारनपुर में मिलेगा, क्या वही चीज आपको बलिया में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि क्लाइमेट के साथ आपको देखना है यूपी में वनस्पति या वेजिटेशन कहां पर, किस टाइप के ट्री एंड प्लांट्स आपको मिलेंगे। कुछ बात समझ आई आपको? नहीं। दूसरा क्या आप समझना है कि यहां पर जो क्रॉप होगी, जो फसल यहां पर किसान लगाएगा, क्या वो ललितपुर में हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हो, देखिए करने को कुछ भी कर लीजिए, नारियल हम भी लगा लेंगे कानपुर में, लेकिन क्या वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी ना। तो मतलब आपको समझना क्या है, क्लाइमेट अगर सेम नहीं है तो चाहे आप वनस्पति की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, उनमें भी वेरिएशन नजर आएगा। तो जब एग्रीकल्चर के हिसाब से क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश किया जाता है तो 9 बेल्ट्स निकलती हैं, 9 पेटियां हैं। कृषि के हिसाब से यूपी में जलवायु पेटियां कितनी है? 9। एक एक बेल्ट में हम लोग धीरे धीरे चीजें समझेंगे, कौन सी क्रॉप कहां पर होती है। पढ़ा होगा आपने, तो रट के गए होंगे पीटी में। पूरे इंडिया में कितनी क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर? 15। और यूपी में कितनी है? 9। नहीं, 10 ही 9। एक अपने आप बढ़ा लिया। अरे ऐसा मत करना, है ना। अच्छा एक चीज बताइए, अब यूपी का बेसिक इंट्रोडक्शन तो लिखा जाएगा, नहीं लिख लेंगे आप लोग? बाकी आपको शायद जनवरी में यहाँ से पेपर 6 की बुक भी मिलेगी, अभी आ जाएगी, है ना। तब तक हमारा काम पूरा डन हो जाएगा। और 2023 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके पास, सभी के पास होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो साथ साथ में लगा डालिए, है ना। एक अगर नहीं कुछ समझ आ रहा, अभी आप क्वेश्चन एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइए, है ना, पढ़ लीजिए कि हाँ क्या पूछा गया है, ठीक। उस तरीके से हम लोग फिर चलिए। तो अब हम लोग बात जरा समझते हैं उत्तर प्रदेश को। एक बात तो क्लियर है कि क्लाइमेट की अगर बात करें यूपी में हर जगह एक जैसा नहीं है। तो ना ही अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, बेसिकली हम लोग वेजिटेशन या वनस्पति की बात करें, वो भी सेम नहीं होगा। मतलब क्या है, क्रॉप्स भी अलग अलग होंगी। और इन सबको देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसमें भी डिफरेंस नजर आएगा। जो चीज आपको दुधवा में देखने को मिल जाएगी, शायद वो आपको झांसी में ना मिले, है ना। ललितपुर में अगर आप देखें कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप बनाएंगे तो इसमें आपको जो एनिमल्स मिलेंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे। अगर यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, और एक तराई में है दुधवा के पास या बहराइच में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। तो क्लाइमेट अगर चेंज हो जाएगा तो क्रॉप्स में अंतर हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ में डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ आई आपको? तो यूपी की वैरायटी आपको समझनी है। और जो लोग समझदार होंगे इसी के साथ वो इंडिया को समझ जाएंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक अगर आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी तमाम चीजें वो अपनी देख लीजिएगा। जब क्लाइमेट सेम नहीं है तो आप एक चीज बताइए, क्या अगर हम सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, क्या इसमें वेरिएशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया में टोटल टाइप्स कितने हैं? 8। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भारत में मिट्टियों के कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स की सॉइल है भारत सरकार के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमें इस चैप्टर में आपको मिट्टी भी और मिट्टी ढंग से समझनी, किस मिट्टी में किस टाइप की क्रॉप हो सकती है, प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, है ना। ये सब चीज़ें जाननी है और फैक्चुअल चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। इस बार क्वेश्चन आया था शायद, कॉटन का पूछा था, किसका वो भी पूछा था, कॉटन का पूछा भी था कुछ, है ना, इस तरीके से, है ना। हाँ ऐसा कुछ था। तो मतलब क्या, अच्छा यूपीएससी ने पूछा ही था 1 साल पहले। तो आपको हर चीज़ ढंग से समझनी है ना। तो क्लाइमेट की एक बार हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग, तो कुछ तो क्लियर हुआ होगा भाई कि क्लाइमेट का जो डिवीज़न है कोपेन का, वो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में तो आप कर जाएंगे, हो जाएगा, ठीक। अब आप समझिए क्लाइमेट एक्चुअली में क्या है, कौन बताएगा? जलवायु है क्या? ओके, और कौन बताएगा जलवायु या क्लाइमेट क्या है? थर्टी ईयर्स का, हाँ ओके, ठीक है।
और कौन बताएगा? जलवायु या क्लाइमेट। अच्छा, एक तो आपका क्लाइमेट हो गया, जलवायु हो गई। दूसरा लोग क्या बोलते हैं? सीजन या मौसम बदल गया है ना? मौसम देखते होंगे। तो मौसम से दूर रहना है, उसका कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए, तो वो पढ़ा भी नहीं जाता। हमें क्या जानना है? क्लाइमेट। जैसे आप देखिए, अभी बस समझना है कि अगर सपोज करो हमारे क्लाइमेट में जो एवरेज टेम्परेचर है, कोपेन की अगर बात करें, मान लिया कि वो आपका 25 डिग्री है, और एवरेज रेनफॉल अगर आप देखें तो सपोज करो ये 100 सेंटीमीटर है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पैडी कर सकते हैं। धान आराम से हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पैडी हो जाएगा। लेकिन अगर 30 ईयर्स के बाद में क्लाइमेट चेंज हो रहा, या 40 साल के बाद हुआ, जलवायु परिवर्तन का टाइम चला, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये टेम्परेचर बढ़ गया, मान लीजिए 35 हो गया, और बारिश हो गई कम, 75 रह गई, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ पैडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आप क्यों पढ़ते हैं? आपको समझना होगा। आपको ऑफिसर बनना है तो आपको जानना है कि हमारा क्लाइमेट ये है, हमें जो भी पॉलिसीज बनेंगी उनको ऐसे इंप्लीमेंट कराना है ताकि बहुत तेजी से चेंज ना हो, क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन है उसको खाने में क्या चाहिए? चावल चाहिए। अगर राइस नहीं मिलेगा तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे गेहूं की अगर बात करें, अगर आप वीट की अगर बात करें, तो अभी हमने देखा होगा यूपी में हर जगह लगभग गेहूं का उत्पादन हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम ना हो, जैसे कोहरा ना पड़े, टेम्परेचर माइनस तक चला जाए, मतलब लगभग अगर आप मान लिया सपोज करो कि -2 डिग्री के आसपास हो गया 15 दिन के लिए, तो एक गेहूं के लिए अच्छा रहेगा, ठीक होता है गेहूं के लिए। अगर मान लिया टेम्परेचर आपका एवरेज क्या 10 डिग्री से नीचे आ ही नहीं रहा, तो गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आई आपको? तो देखना क्या कि क्लाइमेट चेंज अगर हो जाएगा तो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, कृषि में उत्पादन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको क्लाइमेट पर ध्यान रखना है ना? इसलिए पूरी दुनिया परेशान है क्लाइमेट चेंज को लेकर। और हम लोग भी क्या, बायोटिक एलिमेंट है, जीवन तो हमारे अंदर भी है। अगर बहुत तेजी से टेम्परेचर राइज करेगा और बारिश नहीं होगी, देखिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मतलब फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो मेन सोर्स जनरली क्या है? अगर आप देखें यहाँ पर, भाई बारिश होना बंद हो जाए तो वाटर रिचार्ज कौन करेगा? और टेम्परेचर बढ़ गया, आप देखिए शिवालिक पढ़ा होगा, तराई के ऊपर शिवालिक है, तो ग्लेशियर बहुत सारे हैं, वो बहुत तेजी से मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और बारिश हो नहीं रही है, तो फ्रेश वाटर क्या हो जाएगा? क्राइसिस हो जाएगा। बात समझ आई? और आपको पता है कि 40% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री बेसिकली डिपेंड ऑन गंगेटिक प्लेन, है ना? 40% जनसंख्या गंगा के मैदानों पर निर्भर है। अगर यहाँ पर क्राइसिस हुआ क्लाइमेट चेंज का, तो क्या अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? कहाँ लेके जाएंगे, है ना? और याद रखिएगा, इस यूनिट में जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो भी आपको लिखनी है। क्लाइमेट में जो भी एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, वो लिखे जाएंगे इसमें, ठीक है ना? तभी आपको ठीक से नंबर मिलेगा, है ना? तो आप एक चीज देखिए, क्लाइमेट पर इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स का पड़ता है, कुछ आइडिया है? बता सकते हैं? जलवायु पर जो प्रभाव कौन कौन से कारक डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स डालते हैं? बहुत आराम से सोचिएगा, ज्योग्राफी पढ़ के आए होंगे, जब पीटी दिया है तो बताइए, आराम से बताइए। हाँ, लैटिट्यूड, ओके, हाँ ओके, ठीक है। विंड, क्या विंड्स मतलब क्या है? उनका डायरेक्शन या नेचर? दोनों? अच्छा, ओके, और? हाँ ठीक है। ग्रीन किसने बोला? बेटा वो अलग चीज़ है, वो एक हादसा है। अभी हमें जानना है, वो अलग चीज़ है ना। क्लाइमेट चेंज देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस का उनका इम्पैक्ट क्या है। अभी जानना यह है कि जो आपकी जलवायु है उस पर किसका प्रभाव ज़्यादा होता है ना? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपका क्लाइमेट मतलब बेसिकली चेंज हो सकता है या बनता है, कंपोजिशन उसका, वो देखना है। हाँ बिल्कुल, टोपोग्राफी देखेंगे, स्थलाकृतियाँ, बिल्कुल। और कौन बताएगा जी? इंसुलेशन, ठीक है। और कुछ? ओशन, ओशन करंट्स, कौन बोला? नहीं, बात तो आपका ठीक है, लेकिन वो हर जगह नहीं है, वो यूनिफॉर्म मतलब एक एलिमेंट नहीं, वो हर जगह नहीं। ओशन करंट मतलब जैसे अब अगर हम लोग अपनी बात करें इंडिया में, है ना, जैसे आपके माइंड में चल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको आप ऐसे हर जगह नहीं लिख सकते, है ना? आपके माइंड में शायद ये चल रहा होगा, अगर कोई कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा,
लगभग क्या कोल्ड करंट चलती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट बनता है। आई थिंक वही सब दिमाग में चल रहा होगा, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। हाँ, अच्छा आई टी सी जेड, ठीक है। अब आई टी सी जेड का केस क्या, इस बार क्वेश्चन आया भी था मेरे ख्याल इस टाइप का कुछ, है ना, ऐसा कुछ आया था ना। हाँ देखिए, आई टी सी जेड क्या है, इतना समझिएगा अभी। आई टी सी जेड एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पर अच्छा देखिए, बेसिक बातें समझ लीजिएगा आप। ज्योग्राफी में दिमाग में क्या रखना है, अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कम। क्लियर, ये बात याद रखिए। उसका रीज़न क्या, देखिए ज़रा समझिए। आपने सुना होगा जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती है ना, जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ टेम्परेचर दे दिया, तो जो भी एयर मास है, जो वायु राशि है, वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, सीधी सी बात। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, और उसका कारण क्या है, हवाओं में क्या होता है, ह्यूमिडिटी, पानी है, गर्म कर दिया। जरा बात समझिए आप, तो ये हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर सब कुछ क्या बैलेंस चलता है। यहाँ पर अगर कुछ किसी चीज़ की कमी होती है तो कहीं और से सप्लाई हो जाएगी, तो ठंडी हवाएं तेजी से क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। आर्मी वालों से पूछिएगा जिनकी पोस्टिंग ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ बहुत भयंकर सर्दी है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने गड्ढा कर लिया, खाली से कर लिया और बीच में बैठ गए, तो ठंडी हवाएं क्या करेंगी, वहाँ पर आकर बैठ जाएंगी। मतलब थोड़ा सा अंतर होगा। आप ऐसा नहीं कि नहीं अब वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, गर्मी नहीं हो जाएगी, मतलब आसपास से अगर आप देखें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आप अच्छा फील करेंगे। उसका रीज़न क्या है, जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। जरा बात समझिए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी। अब जैसे आप आई टी सी जेड की बात करें तो उसको सिर्फ इतना समझना है, मैं आपको लास्ट मानसून जब बताऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा क्या है। आई टी सी जेड का मतलब एक ऐसी बेल्ट है जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इट मीन्स कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यही तो नियम है, और इसके अलावा अभी कुछ और नहीं समझिए, यही मानिएगा। अब मान लिया ये बेल्ट है आई टी सी जेड, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर है कम, और जो आपके आसपास जो हवाएं हैं वो कम प्रेशर की तरफ आना चाहती है। भाई ऑब्वियस बात, कौन मेहनत करना चाहेगा, जहाँ कम प्रेशर हो काम वही आदमी करना चाहेगा। और ये बेल्ट जहाँ जहाँ जाएगी हवाएं इसके पीछे पीछे आएंगी। क्लियर है। तो क्लाइमेट की बात अगर आप करें, जैसे क्लाइमेट से सही शब्द क्या, वो मानसून है। इंडियन मानसून पर आईटीसी जेट का इम्पैक्ट होता है। जैसे ये मूव करेगी, मान लीजिए जैसे अगर ये सपोज करो इंडिया है हमारा, अगर ये हिमालय पर आईटीसी जेट बन गया तो सारी हवाएं नीचे से इंडियन ओशन से कहाँ जाएंगी, इसकी तरफ जाएंगी। जाते जाते साथ में कुछ गिफ्ट लेके आएंगे बारिश का, वो कराते हुए चली जाएंगी। अगर यही आईटीसी जेट आपका नीचे चला जाए, मालदीव से नीचे चला जाए, तो बारिश इंडिया से नहीं, अब इंडिया से हवाएं कहाँ जाएंगी, मालदीव की तरफ जाएंगी। तो मतलब आप ये मानिएगा कि इंडियन मानसून पर इसका इम्पैक्ट होता है, ना कि क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेट क्या है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। आईटीसी जेट को हम उस पर नहीं रखेंगे, मानसून पर रख सकते हैं, ठीक है। क्या कुछ ज़्यादा टेक्निकल, अच्छा नए लोगों को समझ आ रहा, या तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, नहीं वाले कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा ठीक, वेरी गुड। एक, अच्छा मानसून का जो क्लासिफिकेशन था वहाँ तक समझ आया। अब ये सब नहीं समझ आ रहा होगा आईटीसी वगैरह क्या है। तो एक तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो हम थोड़ा सा जो बेसिक मानसून का है, जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, उसको बता के फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाए, चलेगा। वेरी गुड, ठीक है। असल में है क्या ना, उसमें दो चार चीज़ें आप जान लीजिएगा बस। जैसे मानसून बताऊंगा, हालांकि ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आप मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में मानसून की, तो 8 थ्योरीज हैं, 8 सिद्धांत हैं जिनसे आप इंडियन मानसून को पढ़ते हैं। और मज़े की बात यह है उसके बावजूद भी मानसून क्लियर नहीं होता है। हमारे नहीं, पूरे साइंटिस्ट लोग वही परेशान है, ये बारिश का हो क्या गया। लेकिन आपको सिलेबस में पढ़ना है, कितनी थ्योरीज हैं, सिर्फ 8 है। उसमें 2-3 मैं आपको बता दूंगा, है ना। उससे आप रिलेट, जैसे आईटीसी जेट बता दूंगा कैसे बनता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, एलिनो बता दूंगा, इंडियन ओशन डाइपोल, इन तीनों से लगभग आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंडियन मानसून की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग पढ़ के आए होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नए लोग हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे ढंग से, ठीक है। तो स्टार्ट करें भाई। तो समझ के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा इंडियन मानसून। अच्छा, आज से आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी है क्या, आप में कोई है एनसीईआरटी वाला? आज से है ना, मैसेज मिला होगा, ज्योग्राफी है आज से,
मुलाकात होगी। देखिए हम लोग मानसून की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक बात समझिएगा, पीसीएस वालों का भरोसा कुछ नहीं। एक बार पूछा था मानसून किस भाषा का शब्द है, अरेबिक है, अरबी भाषा का शब्द, ये भी पूछा गया है ना। मानसून का केस क्या है, हमें क्यों सीखना है ना, वो आप जरा देखिए। एक्चुअली में इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो हमारी डिपेंड है किस पर, एग्रीकल्चर। पूरा इसका बैकग्राउंड समझिए, कृषि पर डिपेंड हम लोग हैं। और हमारी एग्रीकल्चर, जब पंडित नेहरू पीएम थे उस समय की बात करिए, क्या हमारे पास ट्यूबवेल था, क्या सोलर एनर्जी थी, नहीं थी। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मतलब भगवान इंद्र पर है। कहीं मेढक की शादी करा दी, बारिश हो गई, देखा होगा लोग यही सब तो करते थे, खेतों में जाकर के आग और पानी एक साथ अंदर डंप कर दिया, बारिश हो गई, ये सब लोगों का था। किस्सा सुना होगा, यही सब होता। छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है, वो क्या करती, मेढक की शादी करा देती, बारिश हो जाती। कई लोग बोलते सियार की शादी करा दो, यही सब सारा खेल चलता है। क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी किस पर है, वो है आपके मानसून पर है। आप देखिए इंडिया की डिपेंडेंसी किस पर है, एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड है, इसीलिए हमारे यहाँ क्या हुआ, मतलब दिल पे मत लेना, कई लोग इमोशनल हो जाते। हमने भगवान इंद्र एक बनाए कि ये इंद्र जी हैं, ये डिपार्टमेंट किसका है, इंद्र जी का। बारिश कौन कराएगा, इंद्र। जैसे जैसे मानसून का सोल्यूशन हुआ, इंद्र गायब। इंसान से ज़्यादा लालची कौन है, ज़रूरत के हिसाब से भगवान अपने पूजना चालू कर। इंद्र कहीं मंदिर देखा, हमें तो मतलब नज़र नहीं आता। अब काले कर्म लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हर जगह शनि का मंदिर है। और संकट में इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए हनुमान जी। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिएगा हनुमान जी को मानने वालों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। खैर वो अलग बात है, दिल पे नहीं लीजिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ। इंडिया की बात करें, हमारी इकोनॉमी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून। अब मानसून अगर फेल हो जाएगा तो क्या प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए मानसून आपका फेल हो गया तो प्रोडक्शन खत्म। तो इंडिया ने अपने दोस्त को याद किया, उस समय था यूएसएसआर, सोवियत संघ, कि बोला हम तो गरीब टाइप है, लगी रहे होंगे चेहरे से, रिसर्च करना है कि ये चक्कर क्या है। मानसून कभी इतना ज़्यादा आता है कि फ्लड होता, संभालना मुश्किल, कभी ड्राउट, सूखे कंडीशन। तो एक रिसर्च किया जाता है, उसका नाम है मोनेक्स। तो मोनेक्स रिसर्च होता है, ये किसके लिए है, इंडियन मानसून के लिए। किसने किया है, भारत। और ये सब लिखते हुए चलिए, अगला पीसीएस पूछा जाएगा, मोनेक्स रिसर्च, फंस गए, ये कौन सी है। इस बार पेपर दिया है ना, तो हर चीज़ नोट करिएगा। मोनेक्स रिसर्च होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें समझना है नेचर ऑफ इंडियन मानसून। क्लियर। अब क्या देखा गया यहां पर, वो आपको समझना है। मन लग रहा, सबको समझ आ रहा, हाँ जैसे आपको लगे ऊपर से जरा बता देना। तो मानसून से पहले एक बेसिक चीज समझिए, हमें ये बात तो पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, या फिर हम लोग बात करें टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई एरिया ऐसा है ए है और एक एरिया ऐसा है बी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो विंड फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। क्या ये बात ठीक है, यही तो होगा ना। डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए। अब थोड़ा इंडिया को समझते हैं, भारत को देखते हैं, है ना। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। समझना जरूर ध्यान से, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर आप अपने ग्लोब को देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये आपको साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अपना प्यारा भारत इंडिया है ना, सुंदर सा। और एक सामान्य सी बात हमें जाननी पहले है, वो आप ज़रा समझिए। ये इधर क्या है आपका अरेबियन सी, अरब सागर, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल, दोनों क्या है आपके हिंद महासागर। पहले आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और
ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका। यहाँ पर एक कंट्री है पेरू, और पेरू के पास, इससे देखिए जरा समझिए, जैसे ये मान लिया ग्लोब है आपका, है ना, ये 0 डिग्री है, और ये वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम। और ये जो एरिया नीचे है ये पोल वाला एरिया है, तो ये क्या है आपका साउथ पोल है, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो याद ये रखना है, अगर कोई भी वाटर करंट ऐसी है जो यहाँ से इस टाइप का डायरेक्शन उसका है पोल से 0 डिग्री की तरफ, तो चूंकि यहाँ पर क्या नेगेटिव टेम्परेचर है, बर्फ जमा होगा, तो पानी का नेचर क्या हो जाएगा, करंट का नेचर क्या हो जाएगा, ये कोल्ड करंट आपका हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ऐसी कोई भी करंट हो, वाटर करंट आपके मैप में, जिसका डायरेक्शन क्या हो, 0, मतलब पोल टू 0 डिग्री, इसका नेचर हमेशा क्या हो जाएगा, कोल्ड करंट। ये ठंडी धारा होगी हमेशा। क्लियर है ना भाई? और अगर कहीं कोई ऐसी करंट है जो 0 डिग्री से कहाँ आ रही है, पोल की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म करंट। क्लियर है? पेरू की बात करें तो यहाँ पोल साइड की या पोल से एक वाटर करंट चलती है, जिसको हम पेरू की धारा कहते हैं या पेरू करंट कहते हैं। और कहाँ से आई है, पोल की तरफ से आई। यहाँ तो बर्फ होगा, तो नेचर ऑफ पेरू करंट क्या हो जाएगा, कोल्ड करंट। कुछ बात समझ आ रही? बहुत आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, है ना? तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है। जो पेरू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो करंट का नेचर है वो क्या है आपका, कोल्ड करंट। इसका एक नाम और है, मिस्टर हम्बोल्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, इसलिए पेरू करंट को हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, हम्बोल्ट करंट। ठीक है। अब जरा देखिए, इंडिया की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो हमारी अगर आप लैटिट्यूड देखें तो यहाँ पर पेरू के कंपैरिजन में टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, और हमें पता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? यही तो होता है। और पेरू करंट आप देखिए, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये तो कहाँ से आ रहे, पोल से आ रही, पोल साइड से, ध्रुवों से आ रही, यहाँ बर्फ है, मतलब ठंडा होगा, टेम्परेचर क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आपने अभी डायग्राम बनाया था कि यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है, तो जो विंड फ्लो है वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ऐसे करके हवाएं इस तरीके चलेंगी, और ये जो हवाएं आ रही हैं अपने साथ क्या लेकर आएंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी, बादल लेके आएंगी। ठीक है। और फेरल लॉ होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बस हमें समझ लीजिएगा। यही हवाएं इंडिया में केरल से इंटर कर जाती हैं, कैसे इंटर करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सुन लीजिएगा पहले। तो जब केरल से डिस्कस मतलब इंटर करेंगे, अब जरा समझिएगा, अगर हम इंडिया को डायरेक्शन के हिसाब देख लें तो एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये आपका क्या है, वेस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जून के पहले सप्ताह में जो बादल केरल से एंट्री करते हैं वो कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून। ये क्वेश्चन आ जाता है, साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया किस स्टेट से एंटर करता है, केरला से। नहीं समझ आ रहा कुछ? क्या सब ठीक चल रहा है या कल स्टार्ट करें? चेहरे ऐसे हो गए, सर माफ करो। अच्छा कोई बात नहीं, एक सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, ताकि कल जब हम लोग एलिनो बताऊँ मतलब डिस्कस करें तो आपको समझ आना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये हवाएं या जो बादल आएंगे, इंडिया में कौन सा स्टेट है, कहाँ से एंटर करेंगे, केरल। और चूंकि डायरेक्शन मैंने बता दिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, कब आएगा, गर्मी के समय, है ना, ग्रीष्मकालीन मानसून, ये समर मानसून हमारे यहाँ पर जब आता है तो एंटर कहाँ से करेगा, केरला से। और ऐसे ही आराम से ऊपर एंट्री कर जाएगा, जी भर के बारिश कराता है, बढ़िया से फसल होती, हम लोग पकोड़े वगैरह खाते हैं बारिश में, देखा होगा, मस्ती चल रही, समोसे खा रहे, बारिश हो गई, ये सब चल रहा है। लेकिन ये बादल कायदे में किसके हैं, पेरू के हैं, चिली के हैं, और सारा पानी कहाँ चोरी कर लिया, हम लोगों ने। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही, नहीं बोलो क्या करो, बादल हैं बस के नहीं, ऐसा थोड़ी आप रस्सी से बांध लिया अपने यहाँ खींच रहे हो, वो तो आपके बस का नहीं। तो यहाँ पर 3-4 साल 5 साल बारिश होती ही नहीं है, समझ आई बात है, हमारे यहाँ बारिश होती है।
अब समझना ये है, ये तो बेसिक सी मैंने बात बताई, आपको क्या आगे क्या समझना है, वो कौन सी कंडीशन है जो इंडिया में फ्लड आ जाता है और वो कौन सी कंडीशन है जिससे इंडिया में ड्राउट की कंडीशन रहती है, सूखा पड़ता है, वो चीज़ें हमें जाननी, ये बेसिक कंडीशन है। इस तरीके से भारत में बारिश होती है। और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन चुका है, ये केरल से एंटर करता है और यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, अरेबियन सी। तो साउथ वेस्ट मानसून में सबसे ज़्यादा पानी हमें कहाँ से मिलता है, अरेबियन सी से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ आई? तो यहाँ तक बस देख लीजिएगा, बाकी कल हमारा काम क्या है, हमें समझना क्या है कि भारत में, और चूंकि यहाँ पर देखेंगे इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो यूपी आपको